अपनी धुन में राजनीति करने वाले मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अलग विंद पर लामबंदी करने में जुटे हैं। पार्टी लाइन से हटकर उनकी मंशा अलग विंद को लेकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की लगती है। अपने आंदोलन में वे ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्हें सरकार से शिकायत है। 2 दिन पहले वे सतना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मार्च में शामिल हुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने वकीलों का समर्थन जुटाया। अमरपाटन कोर्ट परिसर में मीटिंग की। नारायण अपने हर मंच पर यही कहते हैं कि बिंद की लगातार उपेक्षा हो रही है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन बिंद को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये हमारी बिंद की तमाम महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं पीड़ित और प्रताड़ित हैं। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को इनका ज्ञापन दूंगा। एक एक पहलू को देख रहा हूं, परेशानियों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं और इस बिंद के पुनर्निर्माण के लिए इन सब को ही लेकर मुझे इस आंदोलन को खड़ा करना है। ये भी तो कहीं न कहीं हमारे बिंद के जो अधिवक्ता हैं वो उपेक्षित हैं, तो इसी उपेक्षा के कारण ये बिंद के पुनर्निर्माण की बात आई है। उपेक्षा में तमाम चीज़ें हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, उनसे यही अपील करने के लिए आया। बिंद में अपनी हैसियत को बड़ा करने में लगे नारायण 25 मार्च को सतना के बीटीआई ग्राउंड में बिंद महाकुंभ करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी। कि कोरोना का दौर है, कहीं ऐसी स्थितियां न बन जाए कि कोरोना यहां आ जाए और कोई हमारे घर का बच्चा न करे, ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो नारायण त्रिपाठी के ऊपर एक आरोप लगे, तो उससे भी बचना चाहते थे। पर इस बात की तकलीफ है कि बात सही है कि जहाँ कोई ऐसे मुद्दे उठते हैं वहीं कोरोना क्यों आ जाता है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है। बिंद का मुद्दा नया नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा में इसका एक प्रस्ताव पारित हुआ था। तब से गाये बगाए कांग्रेसी बिंद की मांग उठाते रहे, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे से इत्तेफाक नहीं रखती है। विंध्य प्रदेश की मांग जो लोग भी करते हैं उनके पीछे एक ईमानदार उनकी सोच है कि विंध्य का विकास होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि विंध्य का विकास पूरी तरह से पटरी पे तो है, उसको दौड़ भी रहा है। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। वैसे नारायण त्रिपाठी अपने बयानों और अपनी अलग राह के लिए पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। 2019 में विधानसभा सत्र के दौरान एक बिल पर उन्होंने वोटिंग में कमलनाथ सरकार का समर्थन किया था, लेकिन मार्च 2020 में जब कमलनाथ सरकार अस्थिर हो गई तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। जनवरी में जब उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था तब बीडी शर्मा ने उन्हें बुलाकर समझाइश दी थी। उसके बाद भी वे अपनी राह पर हैं और ये बताता है कि विंध्य में वे एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वे विंध्य का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं? क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। क्या नारायण अपने इस दाव में सफल हो पाएंगे और बीजेपी इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी, ये देखना होगा। सतना से प्रशांत सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नारायण का विंध्य राग। राग राजनीति में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई ऐसा राग जो जनता की जुबान पर चढ़ गया तो फिर आपकी चुनावी वैतरणी ही पार नहीं होती, आपका राजनीतिक भविष्य भी जो है वो लहलहाती हरी भरी फसल जैसा इस समय गेहूं लहलहा रहा है खेतों में। कई जगह कटाई हो चुकी है और कई जगह बारिश ने परेशानियां भी पैदा की हैं। लेकिन उसी तरह अगर आपका राग जो आप जनता के बीच में अपना जनता से जुड़ा कोई राग पकड़कर जनता के बीच में आलाप भरते हैं तो निश्चित तौर पर वो आलाप अगर जनता की जुबान पर भी चढ़ गया तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। अगर हम बात करें नारायण त्रिपाठी जी की तो वो एक बहुत चतुर राजनेता हैं और एक ऐसे राजनेता हैं जो सही समय पर सही फैसले करने से भी चूकते नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उस समय ये परवाह नहीं करते कि मैं इस समय ये फैसला कर रहा हूँ तो मेरी पिछली राजनीतिक संबद्धता क्या रही है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस होते हुए बीजेपी तक उनका सफ़र जारी है। जिस सीट से आते हैं वो मैहर से, उसके बारे में उसका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वहाँ अगला चुनाव उसी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जीतने में कामयाब नहीं होता है। तो क्या ये तैयारी है 2023 की? नारायण त्रिपाठी किसी और पार्टी से या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? और क्या वो पोलराइज करके मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि विंध्य वो क्षेत्र है जिसकी राजनीति का मिजाज कुछ अलग है, क्योंकि कभी वो समाजवादियों का गढ़ रहा है और 1990 में
जब जनता पार्टी के एमएलए बड़ी संख्या में जीत कर आए थे तो ये माना गया था कि लगभग वो विंध्य के समाजवादी प्रभाव की एक तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी हुई है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आने वाले विधायक भी अगर कोई रहे हैं तो वो विंध्य से रहे हैं, और ख़ुद मौजूदा जो स्पीकर हैं उनका भी कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा है। तो आज भी आप विंध्य से आने वाले प्रबुद्ध पत्रकारों को, विश्लेषणकर्ताओं को और खुद श्रीनिवास तिवारी जी को देखेंगे तो इन सब की पृष्ठभूमि समाजवादी है। तो क्या ये समाजवादी वही खून है जो उबाले मार रहा है? बहरहाल आज हम एक बार फिर इस पर बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ जो पैनल है उसमें हमारे साथ रीवा से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और तमाम विषयों पर अपनी कलम बखूबी चलाने वाले और कभी समाजवाद की धारा में खुद बहुत गहराई तक बहने वाले जयराम शुक्ला जी हैं। मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक सुनील जी, सुनील सराफ साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं। वो हमारे साथ जुड़ेंगे और चूंकि उसी रीजन का प्रतिनिधित्व है तो उनसे भी हम उनकी बात समझेंगे। और विंध्य की वाणी तिवारी जी हैं, चिंतनशील, धीर गंभीर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत स्वागत, बहुत महत्वपूर्ण पैनल है आज का। जयराम जी से मैं शुरुआत करूंगा। शुक्ला जी, संक्षेप में मुझे ये बताइए कि आप क्या मंतव्य देख पाते हैं नारायण त्रिपाठी जी का, और इस दृष्टि, इस सोच के पीछे अपना महत्व बढ़ाने की राजनीति तो है ही, मैहर का इतिहास भी हो सकता है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जो दांव खेलने की तैयारी कर चुके हैं, जो ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि एक बड़ी तैयारी कर चुके हैं नारायण त्रिपाठी और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आते हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो सकते हैं? जी शुक्ला जी। जी नहीं, देखिए, पहले तो ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि विंध्य जैसा कि नाम है, पर्वत की तरह बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, और उसके मुकाबले नारायण त्रिपाठी निमित्त हैं। मैं ये मानता हूँ कि विंध्य प्रदेश जैसे बड़े और विशाल मुद्दे में नारायण त्रिपाठी जी नेता नहीं बल्कि निमित्त हैं, और नारायण त्रिपाठी विधायक हैं, और नारायण त्रिपाठी चौथी बार जी नेता तो कोई होना ही नहीं चाहता पृथक विंध्य के मसले को लेकर, इसलिए मीडिया में वो चर्चा आते हैं। जी जी नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि एक हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर ही इस तरीके के मूवमेंट चलाए जाते हैं। अब स्थिति ये है कि नारायण जी, निश्चित तौर पे नारायण जी चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उनको सफलता दर सफलता मिलती गई। सिर्फ समाजवादी पार्टी से एक बार चुनाव जीतने के बाद, एक चुनाव हारे, इसके बाद 3 चुनाव वो जीते, और जहाँ चाहा वहाँ पे रहे, वहाँ पे अपनी धाक के साथ रहे, और जिस तरीके की राजनीति उन्हें करनी चाहिए वो उनने किया। तो नारायण त्रिपाठी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपना एक अलग विषय है, लेकिन विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का जो मुद्दा है वो एक अपना बड़ा अलग विषय है। उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे सामने नहीं आते, जो टेलीविजन में नहीं आ पाते, लेकिन वो भी उतनी ही गंभीरता से विंध्य प्रदेश के पुनरोदय की बात करते हैं, चाहे वो सीधी के लोग हों, रीवा के लोग हों, सतना के लोग हों। और 2000 का मसला मैं बताऊं कि जब विंध्य प्रदेश का पुनरोदय का संकल्प, प्रशासकीय संकल्प विधानसभा में आया था, तो जो बुंदेलखंड के हिस्से के जनप्रतिनिधि थे, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, राजेंद्र भारती जी थे, मगनलाल गोयल जी थे, केसर चौधरी थे, उमेश शुक्ला थे, फिर कैप्टन जयपाल सिंह थे, बुंदेलखंड के जो गांधी कहे जाते हैं लक्ष्मी नारायण नायक थे, और ये जो बघेलखंड के हिस्से के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी थे। तो कुल मिला के देखिए, विंध्य प्रदेश अभी लोगों के दिल में बसता है, और ये मांग तब मुखर हो जाती है जब यहाँ के लोगों को, यहाँ की तरुणाई को इस तरीके से महसूस होने लगता है कि काश यदि हम एक अलग प्रदेश के अस्तित्व के रूप में होते तो हमारी भी हैसियत छत्तीसगढ़ की तरह होती, झारखंड सी होती, बल्कि उससे बेहतर होती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, हर रिसोर्स
देश के अन्य किसी प्रदेशों से श्रेष्ठ ही हैं। इसलिए इस तरीके की भावनाएं छात्रों के दिल में हैं, युवाओं के दिल में हैं, हर व्यक्ति यानी अधिवक्ताओं के दिल में है, दूसरे चरण में दिल में है। आपसे कुछ और खुलकर समझना चाहूंगा, करना चाहता इस विषय को और खुलकर समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये बात तो कह दी कि विंध्य के पुनरोदय की भावना हर विंध्य के निवासी खासतौर से युवाओं के मन में है, लेकिन ये मांग पूरी कैसे हो जब तक जो भी मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, और मध्य प्रदेश में दो ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी की ताकतवर लीडरशिप से जब तक ये बात उभर कर सामने नहीं आती है, तब तक विंध्य के पुनरोदय की बात कैसे होगी? जब तक कमलनाथ जी अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करते हैं, जब तक शिवराज जी और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती है, और अब बीजेपी का स्टैंड तो बहुत साफ है कि अब हम मध्य प्रदेश के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश अब कोई बहुत बड़ा और विस्तारित राज्य नहीं रह गया है। मैं तिवारी जी की राय ले लेता हूं, फिर सर्राफ साहब की तरफ आऊंगा। जी तिवारी साहब। मैं आप दोनों जन ने आपको प्रणाम करता हूं शरद जी। सबसे पहले प्रणाम सर, आपको जयराम जी। जयराम भाई भी बैठे हैं, मेरा सौभाग्य है कि उनसे बैठने का पहली बार। तो जयराम जी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया जी, और आपने तो जो प्रस्तावना रखी है जी, उसमें भी एक ही बात है कि भले बात जैसी भी हो, पर यदि उसमें नियत ठीक है, नेता है, नेतृत्व है, और नेता नियत के साथ साथ विश्वसनीयता है जी, ये तीन चीजें अगर हैं, और फिर अभी आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए कि क्या दो पार्टियां जो प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं, और कितनी भी पार्टियां बन जाए, पर अभी मध्य प्रदेश में ध्रुवीकरण दो ही पार्टियों के बीच में होता है जी, और उसमें भी अब कांग्रेस तो निरंतर पीछे की ओर जाती रही है। ये देखा है अपन ने 18 के चुनाव को थोड़ी सा छोड़ के, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी रीवा संभाग में ये जो विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जयराम जी इसको स्पष्ट करेंगे या आप करेंगे, क्योंकि मेरी इस संबंध में कभी कोई बात किसी से हुई नहीं जी, और न किसी ने बात करने की जरूरत समझी है। पर अगर रीवा संभाग के 4 जिलों को मिला करके और कोई प्रदेश बनाने की बात है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। वो हमारे संभाग के नेता थे, आदर्श नेता थे। उनके किसी काम पर टिप्पणी करने की मेरी हैसियत नहीं, और उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि अगर इन 4 जिलों को मिला करके कोई प्रदेश बनाने की कल्पना है, तो ये विंध्य के विकास की कल्पना नहीं है, विंध्य की जनता को चूहेदानी में फंसा देने की कल्पना है। क्योंकि देख लीजिए स्थिति उस समय शहडोल भी था जी हमारे साथ, आज शहडोल अलग संभाग बन गया है। और मैं सोच रहा हूं कि जो लोग भी सोच रहे हैं, और राजनीति में शिगुफा, राजनीति में कहीं ना कहीं आपने वो सब बातें कही है, मैं कहना नहीं चाहता, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज शहडोल में बचा नहीं है। कोयला सारा खुद के चला गया, कोयला है पूरा का पूरा केंद्र सरकार के हाथ में। सिंगरौली के भी हालात यही हैं, और सतना रीवा जिला का पूरा माने दोहन हो चुका है लाइमस्टोन के माध्यम से। तमाम सीमेंट फैक्ट्री बना के, सीमेंट लैंड बना करके इस एरिए को, और यहाँ के नीचे के अंदर स्थिति यह है कि खदानें खुदने के बाद हम भूकंप के जोन में आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में जहाँ महुए के पेड़ भी नहीं बचे सीधी में, और इस स्थिति में यदि हम कोई प्रदेश बनाने की कल्पना करें, तो मैं सोचता हूँ अखबारी बात आपने कही है, तो ठीक है, विचारोत्तेजक प्रश्न आपने खड़े किए हैं। आधा सेकंड जी जी, आधा सेकंड जी, अखबारी बयानबाजी के लिए तो ठीक है, और जैसा उन्होंने कहा जयराम जी ने कि ये लोगों के हृदय में बसता है, दैट्स नेचुरल, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी चीज से लगाव करता है, अपनी धरती से लगाव करता है, और ये आम आदमी। पर सवाल ये है कि नए प्रदेश के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए, शैक्षणिक संसाधन चाहिए, पानी चाहिए, और अभी एक बिल्कुल बात बिल्कुल और मौजूद बातें हैं आपकी, मैं सुन लेता हूं आपके साथी। जबलपुर से जबलपुर से अजय विश्नोई जी का एक बयान अभी आ गया है महाकौशल प्रांत का,
और उस महाकौशल प्रांत में मुझे जो जानकारी है, मुझे बुंदेलखंड लग रहा को है भी कि मत वो भूलिए रीवा तिवारी जी, पृथक बुंदेलखंड की भी मांग खूब होती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड तो को मिला। इन परिस्थितियों में अखबार की सुर्खियां जी और लोगों की ललक जगाने का कुछ दिन का काम भले हो, पर जैसा आपने कहा कि जब तक दोनों बड़ी पार्टियां इस विषय पर अपने एजेंडे सेट नहीं करती, और मुझे लग रहा है जयराम जी, आप मेरी मदद करना अगर गलत हो तो, मुझे लग रहा है ये कांग्रेस का छुपा हुआ एजेंडा लेकर के और हमारे चलिए जवाब ले विधायक लेते घूम रहे हैं। सुनील जी आपने बात कही दी अपनी। सुनील जी, एक तो तिवारी जी जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का छिपा हुआ एजेंडा है, तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर करिए। और नारायण त्रिपाठी जी पर क्या दृष्टि आपकी बनी हुई है अभी भी, और आप ये मानते हैं कि विंध्य की जो कुछ, अगर वो विंध्य में कुछ हलचल पैदा कर पाते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए ऐसा है, तिवारी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी, ठीक है, उन्होंने जो बात कही, मामला यहाँ पर जो नारायण त्रिपाठी जी का है उसे विंध्य प्रदेश बनाने को लेकर के नहीं है। आप तो सब जानते हैं, मामला ये है कि त्रिपाठी जी की एक इच्छा थी मंत्री बनने की। कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो अपनी ये इच्छा के लिए आगे चले भी थे। भाजपा की सरकार बनी, विंध्य ने भाजपा को भयंकर अधिकतम सीटें दी और विंध्य से कोई भी प्रतिनिधित्व, अगर अभी हम विधानसभा अध्यक्ष जी की बात छोड़ दें तो कोई भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व विंध्य को नहीं मिला। तो ये है मामला, विंध्य प्रदेश का तो एक ये बहाना है। कुल मिला के अपनी ही सरकार को घेरने की बात है इनकी खुद की पार्टी में। मतलब अभी सीधे सीधे तिवारी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खेल रही है नारायण त्रिपाठी जी को। अरे तिवारी जी, वो आपकी पार्टी के विधायक हैं। आप कांग्रेस के नाम पे आप लोग कब तक रोते रहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। 17 साल 18 साल से आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, जो चाह रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, पूरे प्रदेश में। अजय बिश्नोई जी आपके हैं जो हम महाकौशल अलग बनाने की बात कर रहे हैं, या मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिल पाने के कारण ट्वीट कर चुके हैं, दुख व्यक्त कर चुके हैं। नारायण त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के हैं, अधिकतम विधायक विंध्य से आपकी पार्टी के हैं। तो आप कांग्रेस का नाम लेकर के उससे बचिए मत। आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए कि आपकी पार्टी का एक विधायक पृथक विंध्य प्रदेश या विंध्य प्रदेश के पुनरोदय की बात लेकर के घूम रहा है। आपकी पार्टी का उसमें क्या स्टैंड है? हम विंध्य के लोग हैं, निश्चित रूप से अपनी माटी से प्यार है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि यदि हमारा प्रदेश बनेगा विंध्य प्रदेश, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को सबको एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊंचाइयां मिलेगी, नई चीजें मिलेगी। पर आपने जो कहा मैं उससे भी सहमत हूं कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसका भी सब सोचना होगा। पर इन सब चीजों में आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए कि आपकी पार्टी, आपको भी तो क्लियर करना होगा सुनील जी। आपकी पार्टी का स्टैंड भी तो लोग सुनना चाहते हैं जी। आपकी पार्टी का स्टैंड भी सुनना चाहते हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारी पार्टी का अभी तक तो कोई ऐसा स्टैंड आया नहीं ना हमारी पार्टी में, लेकिन अगर 2000 में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में लाया, विधानसभा में लाया, आप लोगों ने ही कहा ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे है सर, वो रिकॉर्ड पे पार्टी का स्टैंड क्लियर है जी। अभी वर्तमान में ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई बात फिर से नहीं हुई है जी। लेकिन उस समय ये माना गया था कि दिवंगत श्रीनिवास तिवारी जी जो अब स्वर्गवासी हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उनके रहते, उनके प्रभाव की वजह से वो प्रस्ताव लाया गया था। बहरहाल मैं फिर जयराम शुक्ला जी की तरफ रुख करता हूँ। शुक्ला जी, एक समय भौगोलिक स्थिति चुनौती बनती थी, आज भी है। रीवा करीब 450 किलोमीटर से ज़्यादा राजधानी भोपाल से दूरी है, बल्कि 500 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। जिस तरह से बस्तर की हम बात करते हैं कि बस्तर और अबूझमाड़ की रायपुर से दूरी करीब 1000 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन क्या आपको लगता है छोटे राज्य विकल्प हैं? क्या उत्तराखंड का विकास सरपट हो चला? छत्तीसगढ़ तो फिर भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसने अपने को एक बेहतर प्लेसमेंट किया है। लेकिन झारखंड की बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए उत्तराखंड की, क्या हमें गवर्नेंस के बेहतर मॉडल की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? एक मैं सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आज जब हम आईटी के युग में हैं, क्या सही बात है? क्या सिर्फ जैसा तिवारी जी कह रहे थे 4 संभाग मतलब सिर्फ 4 जिलों को लेकर हम विंध्य की बात करेंगे? जी जी नहीं, पहले तो मैं तिवारी जी की कुछ गलतफहमियों को दूर कर दूं। अच्छा, पहली चीज की जिनके हृदय में विंध्य प्रदेश बस रहा है और जो पुनरोदय की बात कर रहे हैं जी, वो 4 जिले की बात नहीं कर रहे हैं तिवारी जी। 2000 की प्रोसीडिंग विधानसभा की देखिए, बघेल बुंदेलखंड ज्यादा मुखर था और विधानसभा से बाहर बघेलखंड हिस्से से ज्यादा संख्या में विधायकों ने विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का समर्थन किया था। उसमें कांग्रेस के भी थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के थे। दूसरी जो तिवारी जी कर रहे हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस की, मेरे पास उस समय मैंने खूब अध्ययन किया था जब ये छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तराखंड बन रहे थे, तो मैंने विंध्य प्रदेश को लेके बहुत अध्ययन किया था। 2000 के आंकड़े मेरे पास है, मैं अभी पलट के और लगभग रोज विंध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ। लगभग 43% का स्टेक होल्डर माइनिंग रेवेन्यू में था विंध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में, यूनाइटेड मध्य प्रदेश में। अकेले 23% का जो माइनिंग रेवेन्यू है वो सिगरौली देता था, 13% देता था शहडोल। कुल जमा जो जिसको हम दतिया से लेके और अमरकंटक तक की और सिगरौली तक की बात करें, 43% का माइनिंग रेवेन्यू था। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवरेज है वो विंध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जो वाइल्ड लाइफ है पूरी दुनिया में हर दूसरा शेर हमारे बांधवगढ़ का है साहब। पन्ना नेशनल रिजर्व, ये आपका संजय गांधी नेशनल रिजर्व, वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन है हमारे पास खजुराहो, हमारे पास ओरछा। तो आप इकोनॉमी वाली बात तो भूल जाइए, मतलब पूरा अध्ययन के साथ बोला करिए तिवारी जी, आप धरती पकड़ नेता हैं और हमारे पूज्य हैं, हमारे ये हैं। तो आप राजनीति को विंध्य प्रदेश के साथ मत जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उदात्त तिवारी जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं संक्षेप में, 3 अगर आप राज्यों समय दें तो सुन लेते हैं उनको। तब जी जी बोल लीजिए जल्दी से तिवारी जी। जी जयराम जी, मैं हमेशा आपसे सीखता रहा हूं और आपका फैन रहा हूं। मैं अभी फिर आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूं, आपने ठीक कहा कि बुंदेलखंड के क्षेत्र को भी लेने के बाद, और उस समय श्रीनिवास जी के समय ये प्रस्ताव पास हुआ था, पन्ना छतरपुर के विधायक भी इसमें शामिल थे। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। और आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़ों के बारे में आप पुनः एक बार देखिएगा कि शहडोल जिले की आज स्थिति कोयले में क्या है। अरे साहब, ये मध्य प्रदेश के सांख्यिकी के आंकड़े हैं, कम है, डिबेट नहीं कर पाएंगे। सांख्यिकी के आंकड़े तिवारी जी। शुक्ला जी बोलिए। जी ये आंकड़े आप 20 साल पहले के बता रहे हैं, तब तक गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। जी, बॉटम लाइन यही है, पहले के 20 साल पहले के आंकड़े हैं और स्थितियां क्या बहुत बदल गई हैं। बड़ा सवाल है शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। जी 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 कितना खनन हुआ है प्रतिदिन, 2000 देखिए और 25 वैगन जो है सीमेंट बन के जा रही है। जी बोलिए शुक्ला जी। जी नहीं, वो एक अलग इशू है। देखिए क्या है, देखिए मैं बड़े संक्षेप में एक मोटी बात बता देता हूँ कि विंध्य प्रदेश के जब विलयन का पहला प्रस्ताव आया तो शंभुनाथ शुक्ला ने जब उसकी शुरुआत की तो कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश का विलय हो, ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे बड़े और तजुर्बेकार नेताओं का मानना है कि विंध्य प्रदेश के विलय के बाद तेजी से विकास होगा। और उसकी एक बड़ी बहस हुई जिसमें श्रीनिवास तिवारी जी ने 6.5 घंटे की बहस की। तो बहरहाल उस समय एक फिलॉसफी आई कि जो छोटे राज्य हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस समय नेहरू के दिमाग में ये था कि 5 राज्य पूरे देश में बने, एक मध्य में जिसमें मध्य प्रदेश हो और बाकी चारों दिशाओं के, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम, ये उनकी मूल योजना थी। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पे, महाराष्ट्र में भाषा और संस्कृत के आधार पे आंदोलन होने शुरू हो गए, हरियाणा पंजाब अलग हो गया, गुजरात महाराष्ट्र अलग हो गया, तो फिर एक भगदड़ सी मच गई नए राज्यों की। ये तो इतिहास है, तो बलिका बकरा बन गया विंध्य प्रदेश। मेरा एक बड़ा फोकस सवाल है नहीं वक्त कम है कि यहाँ की कोई मैं कंक्लूड करूंगा इस सवाल के उत्तर के साथ आपसे। आप मुझे संक्षेप में, जिसमें हम सब की रुचि है, क्या आपको लगता है कि ऐसा राजनीतिक कंपल्शन बन सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये विषय 2023 या उसके आसपास या उसके बाद कभी ये शामिल होगा
या अब आप आशान्वित नहीं? यहाँ मैं आपके विंध्य प्रेम को प्रणाम करते हुए बहुत आदर से एक तटस्थ प्रेक्षक की टिप्पणी सुनना चाहूंगा। जी 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 जी। देखिए, बड़ी तटस्थता से मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं थी, उत्तराखंड का दांव चला, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, झारखंड को लेके दांव चला और बिहार में एक मेन स्टेक होल्डर मानते हैं आपकी दांव चल सकता है मध्य प्रदेश में भी। हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती रही जी। तो विंध्य प्रदेश का दांव यदि कांग्रेस इस बात को सबक ले और कांग्रेस पार्टी इस चीज को एक इशू बना के करे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का यद्यपि धर्म बनता है कि छोटे राज्यों से ज्यादा विकास, ये तो आपका विंध्य प्रेम कांग्रेस के कंधे को ढूंढ रहा है शुक्ला जी। उनको तो सदा सहता के साथ चाहिए जी। तो लेकिन यदि कांग्रेस इस तरीके की बातें करती, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस गेनर हो जाएगी। कांग्रेस यदि ये बात करती है कि मैं विंध्य प्रदेश के हितों की, जो नेहरू जी ने गलती की थी, विंध्य प्रदेश की असामयिक हत्या के लिए जो पाप उनके कुर्तों के छींटे में लगा था उसको हम धोना चाहते हैं और विंध्य प्रदेश को फिर से बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक वेटेज मिलेगा। चलिए, लेकिन मैं आपके इस विश्वास को उस एम्पायर की तरह देखता हूं कि इस अपील में जोश ज़्यादा है, भरोसा कम है, और निश्चित तौर पर इस राजनीतिक व्यवस्था में, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी इस विषय को लेकर एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ सामने हैं। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बिसात पर हम प्रदेशों को भी, माफ़ कीजिएगा, कोई किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अलग राज्य बनाना ही विकास की गाड़ी का सरपट दौड़ना है? क्या हम विंध्य पर केंद्रित एक स्पेशल योजना करके और उस रीजन के लिए कुछ और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस करके उस रीजन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, विकास की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश में एक विधान परिषद विंध्य को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती है, बुंदेलखंड को नहीं दे सकती है? क्या सीधी सिंगरौली, इंदौर को टक्कर देने वाले शहर नहीं बनाए जा सकते हैं? दरअसल हमारी नाकामयाबी, कई बार पॉलिटिकल सिस्टम की नाकामयाबी एक झुंझुना हमारे हाथ में थमा देती है कि आप इसे राज्य के प्रेम के रूप में बजाते रहिए। मुझे लगता है कि एक अखंड भारत और एक अखंड प्रदेश, ये सपना भी कोई बहुत खराब स्वप्न नहीं है, लेकिन मैं फिर क्षमा चाहूँगा क्योंकि विषय बड़ा संवेदनशील है, कहीं मैं ही ना पकड़ लिया जाऊँ, इसलिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद शुक्ला जी, धन्यवाद सुनील जी और धन्यवाद तिवारी जी। नमस्कार।